अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सियासत में फैसला कुन घड़ी करीब आ चुकी है, जहां हर आवाज़ वोट की सूरत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। रावलपिंडी की सड़कों से लेकर इस्लामाबाद के मोहल्लों तक इंतखाबी जोश कदम कदम पर महसूस हो रहा है। कहीं दरवाजों पर दस्तक है, कहीं वादों की गूंज है, कहीं हिमायत समेटने की कोशिशें। इसी दौरान 1.5 माह और बाद में इंटरनेट की वापसी ने सियासी राब्तों को नई रफ्तार दे दी है। मीडिया के लिए नए उसूल भी सामने आ चुके हैं। सियासी इत्तेहाद नई सफबंदी का इशारा दे रहे हैं और कुछ जमातें मैदान से दूर रहने का फैसला कर चुकी हैं। तो सवाल ये है कि 2 अगस्त को महाजरीन कश्मीर की ये 3 नशिस्तें सिर्फ नुमाइंदे मुंतखब करेंगी या आज़ाद कश्मीर की आइंदा सियासी समत भी मुतय्यन की जाएगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी मुल्क की सियासत, मईशत और अवामी जिंदगी इस वक्त एक नाजुक मरहले से गुजर रही है, जहां हर नया दिन एक नई आजमाइश साथ लेकर आ रहा है। एक तरफ 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी आइंदा की हिकमत अमली पर गौर कर रही है, तो दूसरी जाने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा करती भी नजर आती हैं। उधर सेनेट कमेटी गैर जरूरी वजारतें खत्म करके कौमी खजाने में बड़ी बचत की बात कर रही है और विफाकी खराजात पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिन सियासी फैसलों का रुख बदलते हैं या मौशी दबाव आवाम के लिए मजीद कड़ा इम्तिहान बन जाएगा। हमारे स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान गलज़ई साहब, सरदार फैजान साहब, नईम काज़मी साहब और डॉक्टर इमरान भी हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। इस वक्त प्रोग्राम का आगाज़ नईम काज़मी साहब मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से सर आज आप हमारे स्टूडियोज तक पहुँचे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, पहले तो ये कहा जा रहा था कि आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन हैं वो 27 जुलाई को होंगे, सारी चीज़ें फिक्स थी, हर चीज़ पता थी, क्लियर थी। लेकिन उसके बाद फिर एक और चीज़ जो सुनने में आई वो था कि 3 मराहिल में अब ये इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। सर, क्यों, क्या वजूहात समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदू करने के लिए। तो जो पहले तो आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन थे 27 जुलाई को पूरे आज़ाद कश्मीर में होने जा रहे थे, तो उसकी मेन वजह थी जो धरना जारी है पुंछ के मकाम के ऊपर, अवामी एक्शन कमेटी का जो धरना है ना, वो अभी तक किसी तरफ नहीं लगा था। इस वजह से इन्होंने अभी इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जबकि दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद और जबकि तीसरे में 10 अगस्त को पुंछ डिवीज़न में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसके लिए पहले तो इतनी गहमा गहमी नहीं थी, इलेक्शन में देखने में नहीं आ रही थी। तो अभी जो कुछ चंद दिन हुए हैं इसमें कुछ देखने में मिल रही है गहमा गहमी इलेक्शन में, जो जिसमें से तयन होने जा रहा है। पता लग रहा है कि अभी थोड़ा सा जोश व खरोश अवाम में है। अभी 2 जो जमातें हैं, मेन जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान कांटेदार मुकाबले हैं कुछ जगहों के ऊपर। चले ये तो मैं आपसे सवाल करूंगी कि कांटे का मुकाबला डेफिनेटली ये 2 जमातें इत्तेहादी भी हैं, इक़्तिदार में भी हैं, आमने सामने भी हैं, लड़ाई झगड़े भी हैं, बातें भी हैं, बयानात भी हैं। इस पर तो सर हम आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ वहाँ के जो अवाम है उस हवाले से बात कर लेते हैं। क्या समझते हैं कि वहाँ के जो अवाम है इस वक्त इन दोनों पार्टीज में से किस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं? अभी अवाम जो है इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रही दोनों जमातों के ऊपर, क्योंकि हमारे अवामी एक्शन कमेटी का जो मसला चल रहा है वो एक अवामी मसला है। जब तक वो मामला किसी तरफ लग ना जाए तब तक ये जमातें इतनी पजीराई नहीं इनको मिल रही। लेकिन जो ओवरऑल देखने में आ रहा है कि अभी जो गहमा गहमी चंद दिनों से जो हुई है उसमें दोनों जमातों के दरमियान मुकाबला जो है ना वो कांटेदारी है। दोनों की पोजीशन जो है ना वो तकरीबन आमने सामने ही है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी जमात अक्सरियती तौर पर जमात अपना नुमाइंदा मुंतखब करेगी, वज़ीर-ए-आज़म बनाएगी या किसी एक जमात को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, ऐसा देखने में नहीं आ रहा। लग ऐसे रहा है कि कुछ सीटें कुछ जगहों से मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी और कुछ से पीपल्स पार्टी जीतेगी, और ये फिर मखलूत हुकूमत बनती नज़र आ रही है। चले सर, ये भी बात आपने हमारे सामने रख दी। इस वक्त रिजवान गलज़ई साहब आप भी पहली दफ़ा हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए कि अब कश्मीर क्या बनने जा रहा है, कश्मीर जो है वो इस वक्त लाहौर बनेगा आने वाले वक्त पे, हम लाहौर उसकी सूरत देखेंगे या दूसरी सूरत हम उसे कराची के रूप में देखेंगे। क्या समझते हैं? दोनों इत्तेहादी भी हैं, दोनों आमने सामने भी हैं, नित नए बयानात सर डेली हमारे पास आते हैं, हमारे सामने आते हैं, और बाद में ये दोनों जमातें जब इक़्तिदार में आ जाती हैं फिर इकट्ठी भी हो जाती है। मतलब इत्तेहादी है ना, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी नईम भाई ने बात की कि दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला इसलिए है कि दोनों की पोजीशन बड़ी कमज़ोर है। अभी जो मुजफ्फराबाद में हमने जलसा देखा जिसमें नवाज शरीफ साहब भी थे, मरीम नवाज साहिबा ने भी खिताब किया, उसकी जो फुटेजेस आई यानी वो पूरा ग्राउंड भी वो नहीं भर सके,
फिर ये भी खबरें सामने आई, इसकी भी फुटेजेस आई कि पंजाब से बसें भर भर के ले जाई गई। कश्मीर के लोगों ने तो इस इलेक्शन का अभी तक तो बाइकआउट किया हुआ है जहाँ तक मुहिम की बात है। ज़ाहिर है जब 27 जुलाई को पोलिंग होगी तो फिर बेहतर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन लोग इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे। लोगों की जो सपोर्ट है वो अगर ग्राउंड के ऊपर नहीं भी है, लेकिन खामोश सपोर्ट भी अवामी एक्शन कमेटी के साथ है और उनके मुतालबात के साथ है। ज़ाहिर है वो लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये जो सारी एक्सरसाइज हो रही है इलेक्शन की, ये बिल्कुल एक जीबी का आप रेप्लिका देखेंगे कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान में एक ब्रायनाम से इलेक्शन हुआ, पहले से डिसाइडेड था कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। यहाँ पे भी तकरीबन पहले से डिसाइडेड है, लेकिन अब थोड़ी सी सूरत हाल, क्योंकि वहाँ पे नईम साहब भी कवर करते हैं, जो वहाँ के मकामी और सहाफ़ी हैं, जब उनसे हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि शुरू में तो ये था कि इस्तेकाम पार्टी जब लॉन्च हुई वहाँ पे सरदार तनवीर इलियास साहब के ज़रिए, तो पहले यही फैसला हुआ था कि उनको शायद ये हुकूमत दी जाए, लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने इस्तेकाम पार्टी से भी 2 कदम आगे बढ़ के जो इस वक्त एक रियासत का बयानिया है उसको सपोर्ट किया। हालांकि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इन बिटवीन नज़र आए, कभी वो एक्शन कमेटी के मुतालबात की हिमायत कर रहे थे, कभी वो 12 नशिस्तों के खात्मे की बात कर रहे थे, कभी वो कह रहे थे कि उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ। तो कहीं ना कहीं उनके बयानात इधर उधर हो रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो डट के खड़ी रही और इस्तेकाम पार्टी की जो पोजीशन है वही पोजीशन तकरीबन उन्होंने भी ली। और अब वहां पे ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून बेहतर पोजीशन में है कि जो फैसला होगा, लोगों के वोटों का मामला नहीं है, जो फैसला होगा, जिन्होंने फैसला करना है, जो पाकिस्तान में भी फैसला करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी करते हैं, वही आज़ाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नून इस वक्त एज पे जा रही है। नहीं तो क्या अवाम, वहां के अवाम जो इजाजत देंगे इस चीज की? देखिए अवाम, ये तो अब टर्न आउट सामने आएगा 27 जुलाई को। अभी तो 3 मरहले में हो गया है ऑलरेडी, यानी एक प्री पोल रिगिंग की एक बेहतरीन मिसाल है। यानी अगर तो पहले मरहले में जो मीरपुर डिवीजन है वहाँ पे रिलेटिवली हालात बेहतर हैं एज कम्पेयर टू पुंछ डिवीजन, क्योंकि वहाँ पे धरना हो रहा है, और मुजफ्फराबाद डिवीजन के भी। तो मीरपुर डिवीजन में अगर पोलिंग हो जाती है और आसानी से वहाँ चीज़ें मैनेज हो जाती हैं तो उसके बाद अगले मरहले में वो लोगों ने उस तरफ ही जाना है। इससे पहले हमारे सामने एक मिसाल है, 2001 में मुशर्रफ के दौर में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे वो मरहलावार हुए थे, और उसमें ये चीज़ सामने आई थी कि वो चीज़ें एक पहले मरहले में जो मैनेज हुई, दूसरे और तीसरे मरहले में उसी तरह के रिजल्ट्स आए। तो यहाँ पे भी यही होगा, ये चीज़ें ज़ाहिर है मैनेज करने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। और आज़ाद कश्मीर के जितने भी इसके ऊपर सिविल सोसाइटी, अभी आज मैं देख रहा था आज़ाद कश्मीर जो बार काउंसिल है, उन्होंने इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया कि ये जो कश्मीर का आइन है 1974 का, उसके बुनियादी जो उसूल है उसके खिलाफ है ये बात कि वहाँ पे ये मरहलावार इलेक्शन करवाए जाएं। फिर इसके अलावा आप देख लें कि जिस तरह की इंतखाबी मुहिम हो रही है, मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं, वो जाके वहाँ पे तरक्याती मनसूबों का ऐलान कर रही हैं। आज की खबर है कि 10 बसें जो हैं वो कश्मीर में भेज दी गई हैं। ये कहाँ इलेक्शन कमीशन? खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी हरीपुर इलेक्शन में एबटाबाद जाके जलसा करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ नोटिस लिया और उनका फैसला महफूज हुआ है, किसी वक्त उनको नाहल कर दिया जाएगा अगर उनको थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है इलेक्शन कमीशन? यहाँ पे मरीम नवाज साहिबा आज भी मीरपुर में वहाँ पे वो जाएंगी, वहाँ पे वो जलसा भी करेंगी, हो सकता है कि उनके लिए भी बसों का ऐलान कर दे। तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सोया हुआ है, और जो जिस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड या जिस तरह की ओपन फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं, इसमें तो कई पार्टियां, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है कश्मीर एक्शन कमेटी, जिन्होंने सड़कों के ऊपर अपनी ताकत साबित की है, वो तो इससे ऑलरेडी डिसोसिएट कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पिछली हुकूमत में थी, उन्होंने इसका बाइकआउट कर रखा है। तो इस वक्त ओपन फील्ड है। इसी चीज को आगे लेकर चलते हैं रिजवान गिलज़ई साहब। नईम काज़मी साहब, आपने कहा कि वहाँ के जो अवाम है वो इन दोनों पार्टीज पर इस वक्त बिल्कुल भी यकीन जो है, भरोसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ऐसी सूरत में अगर देखा जाए तो पीटीआई ने भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है उसका बाइकआउट कर रखा है। क्या वहाँ पे अगर पीटीआई इलेक्शन में अब मौजूद होती तो हालात कुछ और होते, चेंज होते? अवाम पीटीआई को ट्रस्ट करते हैं? जी बिल्कुल, अगर पीटीआई इलेक्शन में मौजूद होती तो फिर इलेक्शन की सूरत-ए-हाल कुछ और होती। अवाम का इंटरेस्ट पीटीआई में थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन अभी कुछ जमातें जैसे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, अब इस्तेकाम पार्टी भी आ चुकी है, ये जो लोग हैं ना, जब इनको इजाज़त नहीं मिली पीटीआई को, इनको बैन किया गया, तो इनमें से ही लोग जो है दूसरी जमातों में इनकी शमूलियत इख्तियार कर गए। तो इस वजह से जो वोटर हैं वो अब उस तरह की गहमा गहमी नहीं है, और ना ही वो इन जमातों के ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहा है। अगर पीटीआई होती तो फिर सूरत-ए-हाल कुछ और होती। आ गई हैं वहाँ पे, आप लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं? सर कभी आपने देखी नहीं थी बसेस तो वो देखे ना कि इलेक्शन हाईजैक करने के लिए दी जा रही है ना। ये पहले बसेस कहाँ थी?
अब जब इलेक्शन करीब आया तो इनको याद आ गया। और अगर पीएमएलएन वहां से हार गए तो क्या बसेज वापस ले ली जाएंगी? ये तो आप पीएमएलएन में बता सकते हैं, अगर वोट उनको नहीं मिलते तो क्या बसेज वापस लेके जाएंगे या अब ये परमानेंटली इन लोगों को देके जा रहे हैं वो, ये तो वो ही बता सकते हैं, ये वक्त आने पे पता। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ के जो आवाम है, अगर पीटीआई तो सूरत हाल कुछ और होती, अगर पीटीआई होती तो? जी, अगर पीटीआई होती तो सूरत हाल कुछ और होती। अली इमरान साहब सुन लें, सर जी सुन लें, हम भी आपसे कह रहे थे कि आपने इस चीज़ का बाइकआउट किया, आपने इलेक्शन का बाइकआउट किया, हम ये चाह रहे थे कि आप ये बाइकआउट ना करते, क्योंकि अपनी जमात की खुद ही तबाही जो है वो आप अपने हाथों से ही लिख रहे हैं। सर इस वक्त नईम काज़मी साहब जो है कश्मीर से सर हमारे साथ मौजूद है और वहाँ के अवाम जो है वो ये बता रहे हैं कि वहाँ के अवाम इन दोनों जमातों की निस्बत पीटीआई पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं सर, और आप लोग इस वक्त बाइकआउट करके बैठे हैं। अब अफसोस हो रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं करना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आकाशा, हम बार बार आपको ये बात कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो सिर्फ हम कश्मीर की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान के तूलो अर्ज में इस वक्त सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी जमात है, जिस बात का सबूत अभी जो काज़मी साहब वहाँ कश्मीर से आपको बता रहे हैं। ग्राउंड्स के ये हालात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह आपको मिलेगी और बड़ी तादाद में और बड़ी पॉपुलर मिलेगी। हम अपने हाथों पर क्यों दोबारा से वो चीज़ अपने मुंह पर मल लें कि जहां पर मैंने कल भी आपके शो में कहा कि जहां पर हमें अपने कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त नहीं, जहां पर हम जलसा नहीं कर सकते, अपना पोलिंग कैंप नहीं लगा सकते, जहां पर हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको उठा लिया जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है, तो वहां पर इलेक्शन लड़ने की हमें क्या जरूरत है? अब इंशाल्लाह ताला वक्त भी खत्म होने को नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह क़यामत तक सलामत रखे और आज़ाद कश्मीर को भी अल्लाह ताला क़यामत तक सलामत रखे, हमारे कश्मीरी भाइयों को भी। तो इंशाल्लाह आज ये इलेक्शन भी गुजर जाएगा, अगले इलेक्शन भी आएंगे, कौन सी कोई जिंदगी खत्म होने जा रही है। देखिए मैंने आपको एक बात सर, अगर बानी पीटीआई बाहर होते तो वो भी यही फैसला करते, हालात यही होते तो ये फैसला ना करते वहां। अब देखिए यही तो सबसे बड़ा इबाम है, एम्बिगुइटी है यहाँ पर कि हम बार बार जब ये कहते हैं कि खान साहब को आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर रखा, आपने एक तो कानून जो है उसकी मुकम्मल तौर पर जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक आप उनको मुलाकातों की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद जितना ये वैक्यूम पॉलिटिक्स के अंदर आ रहा है और आप देख रहे हैं कि अवाम दिन ब दिन अवाम के अंदर और पार्टी के लोगों के अंदर रिजेंटमेंट बढ़ रही है और वो हुकूमत के खिलाफ अब बड़ा खुलकर बोलना शुरू हो गया, तो ये चीज़ें बड़ी नुकसानदेह हैं इन द लॉन्ग रन। अब आपको देखो आकाशा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी चीजें एक डिजाइंड है। पाकिस्तान की जो आज आप एलीट देखती है, ये जो एलीट आज इक्तदार में बैठी है और इनके जो हैंडलर्स हैं, देखिए पाकिस्तान को बाय डिजाइन आपके जो 13 लाख लोग हैं जो पॉवर्टी लेवल से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए आज हमारे हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे अमेरिका में जाकर 10 लाख रुपया मांग रहे हैं इस्तेकाम फंड के नाम पर कि जी हम ये पैसे खर्च नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ अपने अकाउंट में रखेंगे रिजर्व को बढ़ाने के लिए। 8.6 बिलियन डॉलर का तेल आप सऊदी अरब से मांग रहे हैं। क्या अच्छा होता कि आप जब आए थे तो पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा माशी निज़ाम बनाते हैं जिसमें पाकिस्तान की सनतें फूलती पलती तरक्की करती, आपकी रियल स्टेट बढ़ती, आपके बाकी रियल स्टेट से मुल्का जो मुंसलिक जो बिजनेसेस हैं वो ग्रो करते, तो पाकिस्तान आज आपको कहीं जाकर मानने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन बाय डिजाइन पाकिस्तान की आवाम को मफलूज, गरीब, बेकस रखना जरूरी है इनके लिए, इसलिए कि अगर ये 13 लाख लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर ये 10 दिन काम करके अपने बच्चों के लिए एक महीने का राशन स्टोर कर लें और इनको किराया देने की कोई फिक्र ना हो, तो फिर ये सोचेंगे कि कैसे हमारे इस मुल्क में जो हकूक हैं वो सल्व किए जा रहे हैं, क्यों इस मुल्क की इकॉनमी नहीं चल रही, क्यों साफियों को बोलने की इजाजत नहीं है। सर आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप मेरे टॉपिक से मुझे हटा रहे हैं। मैं आजाद कश्मीर इलेक्शन पे सर कुछ बात करना चाह रही हूँ। आकाश वो बड़ा क्लियर है, मैंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कदम उठाया है टूवर्ड्स आजाद कश्मीर इलेक्शन के वो बहुत जबरदस्त है। हम कभी गुनाह बेलज़्ज़त में शरीक नहीं होंगे। जेल से कोई अहकामात आए थे बानी पीटीआई की तरफ से कि इस इलेक्शन का बायकॉट करे, तभी पीटीआई की मौजूदा क़यादत ने ऐसा फैसला किया। देखें बानी पीटीआई से तो मुलाकात की इजाजत ही नहीं है, लेकिन पिछले 2 इलेक्शन अहकामात तो फिर भी आ रहे हैं सर। एक वो इलेक्शन 8 फरवरी 2024 का जिसमें जो हमारे साथ सलूक किया गया, फिर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन देखे जिसके आज तक रिजल्ट्स कंप्लीटली तौर पर नहीं आ सके। तो आजाद जम्मू और कश्मीर में जो इलेक्शन आप करवाने जा रहे हैं, सबसे बड़ी तो इनकी शिकस्त ये है कि आपने
जॉइंट एक्शन कमेटी ने यह कहा था कि हम 27 जुलाई के इलेक्शन को नहीं मानते, आप डेट को आगे करें, तो आपको इलेक्शन 3 हिस्सों में कराने पड़ गए। अब जो 3 हिस्सों में आप इलेक्शन करवाएंगे, इसमें किस कदर धांधली होगी। सर आप मजलूम हैं तो तभी आपकी मानी भी जाती है, आपकी सुनी भी जाती है, आपको देखा भी जाता है और आपके बारे में बात भी की जाती है, लेकिन आप उस मजलूमियत की तरफ आ भी नहीं रहे ना। बहुत शुक्रिया सर, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। सरदार फैजान, आपकी तरफ आना चाहूंगे। सर, पीटीआई ने बाइकआउट कर रखा है आजाद कश्मीर इलेक्शन का, और हमारे स्टूडियोज में नईम काजमी साहब मौजूद है। वो कह रहे हैं कि वहां की जो आवाम है वो ज्यादा ट्रस्ट इस वक्त पीटीआई को कर रहे थे, लेकिन पीटीआई जो है बाइकआउट करके बैठ चुकी है। होती थोड़ी मजलूम बन जाती, लेकिन वहां पे होना बहुत ज्यादा जरूरी था, ऐसा कहा जा रहा है। व्हाट्स योर टेक? बहुत शुक्रिया मिस आकाशा। देखें, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको दुनिया भर की मिसालें दी कि जिन पार्टियों ने भी इलेक्शन का बायकॉट किया, और हमने पाकिस्तान में भी देखा कि जिस पार्टी ने भी इलेक्शन का बायकॉट किया, अपने हरीफ के लिए उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। अब जीबी के इलेक्शन हम देखें, जिस तरीके से भी हुए, इलेक्शन कहें या बंदर बांट कहें, जो भी हम कहें, लेकिन कुछ सीटें जो हैं लेने में कामयाब हो गए। या हम 8 फरवरी के इलेक्शन देखें कि फॉर्म 47 के जरिए किस तरीके से पाकिस्तान में हुकूमत लाई गई, लेकिन उसमें भी तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठने में कामयाब हो गई। पंजाब में तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, सिंध में उनकी नुमाइंदगी है, बलूचिस्तान में है। तो इस तरीके से आपकी नुमाइंदगी होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इलेक्शन बायकॉट के हक में नहीं हूँ। अलबत्ता एक बात यह है कि आजाद कश्मीर में जो इस टाइम पे इलेक्शन हो रहे हैं, वो एक सियासी, आजाद कश्मीर जो है वो सियासी लिबर्टी के तौर पे इस टाइम पे नजर आ रही है। हर कोई जा रहा है वहाँ पे, तकरीरें कर रहा है, ऐलानात कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ते अखलाक है, इलेक्शन एक्ट 2017 के दफा 167 और 174, वो इलेक्शन कमीशन जो है वो नाफिज होता है सिर्फ सुहेल अफरीदी पे जब वो हरीपुर चले जाते हैं, लेकिन मरियम नवाज पे जो और वफाकी वज़रा हैं उस पे जो है वो इलेक्शन एक्ट जो है वो नाफिज नहीं होता। तो ये तमाम इलेक्शन जो है वो इस टाइम पे सिर्फ अब हम देखें कि दोनों जिस तरीके से आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दे रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी देखें तो इस्लामाबाद में सदर जो है वो पीपल्स पार्टी का है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो नून लीग का है, जीबी में देखें गवर्नर नून लीग का है, सीएम जो है वो पीपल्स पार्टी का है। ये जितनी भी लेजिस्लेशन हो, सेनेट में हो, कौमी असेंबली में हो, दोनों मिलके करती हैं, चाहे 26वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं हो। लेकिन अभी इस तरीके से लगता है इनकी तकरीरें सुन के कि इनसे ज्यादा कोई करप्ट नहीं है। पीपल्स पार्टी की तकरीरें देखें तो लगता है ऐसा है कि नून लीग से ज्यादा करप्ट कोई नहीं है, और नून लीग की तकरीरें देखें तो लगता है कि पीपल्स पार्टी ने तो तमाम मुल्क को लूट के खा लिया है। लेकिन ये दोनों फिर भी आपस में एक साथ ही बैठे हुए हैं, और ये इलेक्शन में आखिर में भी आपको रिजल्ट जो सामने आएंगे तो उसमें भी यही होगा कि दोनों मिल के जो है वो हुकूमत बना लेंगे। तो ये इलेक्शन हो रहा है या बंदर बांट हो रही है, और सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, तो फिर ये इलेक्शन क्यों करवाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया सरदार फैजान, इस पर आपका पॉइंट आ चुका है। रिजवान कलजई साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, कहा तो ये जा रहा है कि अब जो भी कोई नई हुकूमत जो इक़्तिदार में आती है तो फिर वो पिछली हुकूमत को जो है वो कहती है कि जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं या आगे भी आने वाले टाइम में होंगे वो उसी जो इक़्तिदार में थी पहले उसी की वजह से थे। अभी जो मौजूदा हुकूमत है सर, पीटीआई पे इल्ज़ाम लगाती है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला था, हालात बहुत ही ख़राब हो जाते, हमारी मईशत ज़ीरो, ये वो, मतलब इल्ज़ामात लगाए जाते हैं सर पिछली हुकूमतों पर। क्या समझते हैं मौजूदा जो मुल्क के हालात हैं, अवाम के जो हालात हैं, मतलब कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, 2022 में जब ये हुकूमत आई, अब 4 साल इनको हो चुके हैं, और ये इसी बात पे आई थी कि हमने रियासत बचा ली है, अपनी सियासत नहीं बचाई, और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो उसको हमने डिफ़ॉल्ट से निकालने के लिए हम इस इक़्तिदार में आए हैं और अपनी सियासत भूल गए। अच्छा ठीक है जी, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, नए इलेक्शन हुए, दोबारा मौका मिला, फिर नए इलेक्शन के बाद यही था कि शायद अब 6 महीने, साल, एक हनीमून पीरियड होता है, उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन आज 4 साल बाद सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो है, हुकूमत का जो जिस तरह हुकूमत चलती है, अपने पैसे इकट्ठे करने होते हैं चलाने के लिए, आपने मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होती हैं, सरमायाकारी लेके आनी होती है, 3-4 ज़राएँ हैं मुल्क में पैसा आने की।
और आज सूरत हाल ये है कि जितना भी पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आवाम की जेबों से निकाल रहे हैं। जो पेट्रोलियम लेवी है वो उसकी आप देखें कि उसकी परसेंटेज कहाँ पे चली गई है। टैक्सेस 1 लीटर के ऊपर तकरीबन 150 के करीब हुकूमत टैक्स ले रही है। आज पूरी दुनिया में क्यों प्राइसेस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं, बाकी दुनिया में इतनी नहीं बढ़ी हैं? उसकी वजह यह है कि उनकी मजबूरी नहीं है लोगों से टैक्स इकट्ठा करना, लेकिन हमने IMF को ये कहा है कि हमने 1700 अरब रुपए टैक्स लेवी इकट्ठा करना है, और उसी वजह से ये सारा तमाशा पहले 15 दिन फिर 7 दिन। IMF इससे वो मुस्तफीद हो रही है? ऑब्वियसली IMF के आप IMF के ही आप प्रोग्राम में हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने चलना है। लेवी ली जाती है, जो आजकल टैक्सेस जो है बढ़ाए जाते हैं, यौमिया बेसिस पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे किसको फायदा हो रहा है? देखिए, आपने जो टारगेट पूरा करना है तो IMF ने आपको पैसे दिए ना, बजट उन्होंने बना के दिया और उन्होंने आपको हदाफ दे दिए, आपने इतना टारगेट पूरा करना है। वो टारगेट पूरा करने के लिए अब चेयरमैन FBR कमेटी के अंदर ये बैठ के ये बात करते हैं कि 1300 अरब रुपए जिन लोगों से हम टैक्स ले सकते हैं नहीं ले रहे, और बजाय इसके कि जिनसे टैक्सेस लेना है, ताजरों से आप टैक्स नहीं ले रहे, रियल एस्टेट से ऊपर आपने टैक्स नहीं ले रहे, इसके अलावा बाकी जितने भी बड़े मुल्क के अशराफियां हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वहां से आप जो 1300 अरब रुपए का टैक्स जो आपका चेयरमैन FBR कह रहे हैं कि हम कलेक्ट कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे, FBR की नाकामी है, वो आप वहां से तो नहीं कर पा रहे, वो अपनी नाकामी को तस्लीम कर रहे हैं। और आपके पास एक ही रास्ता है कि आप पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स बढ़ाते जाएं और लोगों की, गरीब वाला मोटरसाइकिल वाला जो पेट्रोल डलवाता है उसकी जेब से आप पैसे निकालते जाएं। इसके अलावा पैसे लाने का कोई तरीका नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं, वो जब ये हुकूमत आई थी, इनका प्लान था जी हम 30 अरब डॉलर से इसको 60 अरब डॉलर पे लेके चले जाएंगे। आज एक्सपोर्ट्स हमारी पहले से भी कम हो चुकी हैं। हमारी सरमायाकारी, ये पिछले हफ्ते के इदादोशुमार हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर से बैरूनी सरमायाकारी बराह रास्त आती है, उसके अंदर 34% कमी हो गई है। यानी वो आपने 12 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर तक उसको लेके जाना था, सवाए रेमिटेंसेस के, जिसकी वजह यह है कि कुछ 35-40 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए हैं और वो जाहिर है अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, तो उस वजह से रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। इसके अलावा कोई ऐसा माशी इशारिया नहीं है जिसके अंदर हुकूमत ने बेहतर परफॉर्म किया हो। यही इंडिकेटर होता है ना किसी हुकूमत की परफॉर्मेंस का, कि उनके मईशत के अंदर उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है, आम आदमी की जिंदगी में क्या बेहतरी आई है, महंगाई कितनी कम हुई है, लोगों के लिए लिविंग स्टैंडर्ड कितना आसान हुआ है, सेहत और तालीम के हवाले से आपने कितना उनको सहूलियात दी हैं। आज सूरत हाल ये है कि आप पॉवर्टी लाइन देख लें, कुछ 7 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और वो गुर्बत की लकीर जो उन्होंने बनाई हुई है वो 8,400 रुपए जो कमाता है वो गुर्बत की लकीर से ऊपर है, उससे नीचे जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे, और वो भी 7 करोड़ लोग हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक का अगर आप इदादोशुमार देख लें तो 13 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। तो ये क्या जो आप कह रहे हैं ना कि पिछली हुकूमतें जिम्मेदार है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो पिछली आने वाली हुकूमत होती है वो पिछली हुकूमत की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती है, लेकिन जो पिछली हुकूमत थी 2022 में, उस वक्त तो पेट्रोल की भी ये प्राइस नहीं थी, उस वक्त तो हमारे जितने भी माशी इशारियाँ हैं एक्सपोर्ट्स ऊपर, आज की जो सूरत हाल है, यानी GDP ग्रोथ उस वक्त 6.1% थी। आज हमारी 4 साल की मेहनत के बाद, यानी जितने भी तजर्बाकार ये जमातें थी, 8-10 जमातें इकट्ठे करके इनको इक़्तिदार में लाया गया, और ये 4 साल की मेहनत के बाद हमारी जो GDP ग्रोथ है वो आधी रह गई है, यानी बजाय वो बढ़ने के वो कम हो गई है। इसी तरह हमारे जितने माशी इशारे हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, इसके अलावा जो हमारी FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें हम नीचे गए हैं। तो फिर कारकर्दगी का पैमाना है क्या वही ग्रीन बसें जो मरीम नवाज साहिबा ने चला दी हैं तो इस पर हम खुश हैं, या सड़कों के अतराफ लाइटें लगा दी हैं? तो इसके अलावा यानी लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड में कोई फर्क आया है? बेरोजगारी कम हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, इंडस्ट्री बंद हुई है, कंपनियां छोड़ के गई हैं। तो फिर कौन सा ऐसा मेयार है ये बता सके कि ये पिछलों से ही बेहतर है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं एक्सपीरियंस लोगों ने हम पे एक्सपेरिमेंट कर करके हमारा बुरा हाल कर दिया। बहुत शुक्रिया गलज़ई साहब। और नाजरीन, ये तो हालात हैं आजकल। अगर नेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में भी हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में अमन और अमान के मसाइल की वजह से 5 जून से इंटरनेट बंद था, जिसे अब 1.5 माह बाद मीरपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। इस पर भी बात होगी। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ये छोटी सी ब्रेक थी, इसमें हमें आतिफ भट्ट साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद है। आतिफ भट्ट साहब, आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं सर, 1.5 माह बाद वहाँ पर जो इंटरनेट सर्विस है वो बहाल हो चुकी है। हालात तो ऑल्दो यहाँ पे भी ख़राब है, लेकिन वहाँ पे बहाल हो गए हैं, क्या कहेंगे इसमें? जी आकाशा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की हमें तो समझ नहीं आ रही कि एक पंजाब का कोई एक डिवीज़न ले लेना
तो उसके बराबर भी उसकी आबादी नहीं है, जहाँ पर 3 मरहलों में ये इंतखाबात जो है वो कराए जा रहे हैं। शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि जो 3 डिवीज़न है और तीनों में अलग अलग तारीख है और उसके तौर पर ये इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। और ऊपर से हो ये रहा है कि जो वहाँ की जो सियासी जमातें हैं और बल्कि पाकिस्तान की भी जो सियासी जमातें हैं उनको इन इलेक्शन पर एतमाद नहीं है। बिलखसूस जो इस वक्त अपोजिशन में PTI है वो इस अमल में हिस्सा ही नहीं ले रही, यानी कि ये शकूक व शबात जो है वो पहले ही पैदा कर दिए गए हैं कि जो सियासी जमातों को ना तो उनसे मुफाहमत की गई, ना उनसे मसले मसाइल पूछे गए और ना ही उनको ये कहा गया कि आपको ये शामिल होना चाहिए। वो अलग बात है कि PTI अपने फैसले पर कायम रहती है ना रहती, लेकिन हुकूमत ने कहा जान छूटी है तो छूटे, क्योंकि उनको भी पता PTI का एक मौक़िफ़ जो है वो अंदरूनी खाना ये ज़रूर है कि जिस तरह उनके साथ GB में हुआ है और पाकिस्तान में हुआ है कि वोट अगर बल्ले को डाला जाए या इमरान खान को और अवाम ने डाला, लेकिन निकलना किसी और सियासी जमात के नाम पे है, तो इसलिए भी PTI जो है वो, और दूसरा उनको पता था कि उनको इस तरह वहाँ पर आपको कंपेन नहीं करने दी, यानी जिस तरह आज मरीम नवाज जो है वहाँ पर जाकर बसें दे रही हैं, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जो है वो कंपेन कर रहे हैं, यहाँ तक कि अब एक नई पार्टी जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसका शायद वहाँ पर वजूद ही नहीं है, वो जो है वहाँ पर इलेक्शन लड़ने जा रही है। और जिस तरह GB में पहला इलेक्शन जीता हो लड़ी है और 3-4 सीटें जो है उनको मिल गई, इसी तरह कश्मीर में भी उनका एक हिस्सा जो है पहले से ही मुख्तस किया हुआ है कि इनको इतनी सीटें मिलेंगी। तो अब कश्मीर के इलेक्शन के साथ जो है ये कश्मीरी अवाम के साथ एक मजाक किया जा रहा है कि उनको वोट का जो हक दिया हुआ है उसको हक जो है वो इस तरह दिया है कि पहले ये इलेक्शन होंगे डिवीजन 1 में, फिर 2 में और फिर 3 में, और वहाँ पर जो अमन अमान की सूरत बताई जा रही है उस हवाले से क्या किसी ने वहाँ पर जाकर निगोशिएट किया है, किसी ने उनका मुतालबात सुने हैं? जो उनका मुतालबात थे वो वही थे जो उन्होंने माजी में इनके साथ चार्टर एक साइन किया हुआ है, तो उस पर अमल दरामद करना भी उस जिन्होंने वो मुफाहमती याददाश्त थे उनके साथ साइन किए थे चार्टर, और उस पर अमल दरामद करना था जो कि नहीं हो सका था, और वो दोबारा बाहर आए हैं और अब की बार उनको किसी ने नहीं सुना, उनकी किसी ने सुनवाई नहीं की और वो अपना एहतजाज जो है उन्होंने जारी रखा। और आलम यह है कि इलेक्शन से पहले एक बड़ा वो गहमा गहमी होती है किसी भी मुल्क में हो इलेक्शन, लेकिन कश्मीर में आप देख लें कि कोई गहमा गहमी नहीं है और वहाँ पर गुज़श्ता राज इंटरनेट जो है वो बहाल करना शुरू किया है। इससे कबल सोशल मीडिया पर लोग अपनी कंपेन जो है वो शुरू कर देते हैं जब तक कि जलसे नहीं होते, और अब जलसा जो है वो सिर्फ PTI और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को PMLN को करने की इजाज़त है, और बाकी सियासी जमातें जो हैं उनको खुड्डे लाइन लगाया हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान में या GB में लगाया गया था, इसी तरह कश्मीर के इलेक्शन भी अब एक सवालिया निशान जो है वो बनते जा रहे हैं, और उसका जो टोटल वोटर है पाकिस्तान के किसी भी डिवीजन के से कम उनके वोटर्स की तादाद है, और उसके बावजूद हम उनको 3 हिस्सों में बांट कर इलेक्शन करवा रहे हैं। ये मैं कहूँगा कि ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि वो अपने एक डिवीजन के मुताबिक, यानी कि पंजाब की एक डिवीजन जो है और पूरा रावलपिंडी डिवीजन जितना भी नहीं है उसकी वो जो है वोटर, उसके बराबर भी वहाँ पर वोटर नहीं है और उनको एक रोज़ में इंतखाबात नहीं। बिल्कुल 38 लाख और 4,000 वोटर जो अपना हक राय दे इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, इस पर आपका पॉइंट आ चुका है। और इस वक्त रिजवान गलजी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर 24 जुलाई के लिए भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो है वो भी सर हमारे सामने आएंगे, एक और इजाफा जो है वो कर दिया गया है, और उसके साथ साथ सर हुकूमत मान गई, पेट्रोल डीलर्स ने 15 रोज के लिए मुल्क गिर हड़ताल की कॉल वापस ले लिया है, हुकूमत मान गई, ये डीलर्स मान गए। सर अवाम कहाँ पे स्टैंड कर रही है? देखिए ये जो पेट्रोलियम जो ऑयल ये जो पंप्स एसोसिएशन है इन्होंने एहतजाज ख़त्म किया है। अब इनका भी 2 से 3 रुपए इनका कोई मसला है, मार्जिन है, डीलर्स मार्जिन है, वो बढ़ा देंगे तो वो भी अवाम नहीं अदा करने हैं, यानी उसका बोझ भी लोगों के ऊपर ही डलना है। अब कल रात दोबारा बढ़ गया है जी, पिछले 7 दिन में कोई 20 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और कोई 55 रुपये डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। हुकूमत ने जैसे आप देखते हैं ना कि एक इकनॉमिक एक उसूल है कि आप लोगों को थोड़ा सा, यानी ताकि उनको शौक ना लगे, जैसे कोई चीज़ अगर सस्ती है तो उसका रेट किलो में बताया जाता है, कोई चीज़ अगर बहुत महंगी है तो वो बताया जाता है कि ये पाव इतने में मिलेगा, ताकि
उसकी कीमत कम लगे। इन्होंने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया है ताकि एक तो इसको न्यू नॉर्मल बना दिया जाए। अब देखें 20 रुपए अगर ये 55 रुपए डीजल में एक साथ बढ़ाए जाते तो उसका शायद ज़्यादा इंपैक्ट होता। हालांकि इंपैक्ट हमने यहाँ देखा है, कोई 100 रुपए पर लीटर भी बढ़ा दिया था, लोगों को उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ये एक अलग बात है कि जितना भी इस हुकूमत ने लोगों के ऊपर बोझ डाला है वो बर्दाश्त करते गए, उन्होंने अपने आप को टाइटन कर लिया है, लेकिन मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला, शायद खौफ की वजह से नहीं निकाला कि अगर हम एहतजाज करेंगे तो ये हुकूमत तो एहतजाजी मुजाहिरीन को बहुत सख्ती से निमटती है, ये हार्ड स्टेट है। तो इस वजह से शायद लोगों को, या फिर वो कहते हैं कि ठीक है यार गुजारा करें इसी तरह। वही एक मिसाल है, जैसे कि खैर वो मिसाल अभी टीवी पे नहीं दी जा सकती। ये जो जितनी भी हुकूमत की ये पॉलिसी है, इसमें हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की उनको रेजिस्टेंस नहीं है ना। विद इन जो भी डिसीजन वो करते हैं उनको किसी तरह की अपोजिशन आपने देखा है। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है। गिलज़ई साहब लगता है ऐसा ही है कि जो दोनों अपोजिशन लीडर हैं सेनेट और कौमी असम्बली के, उनको बस वो जो बाहर दीवार है ना चैम्बर के, वहां पर तस्वीर लगानी थी, उन्होंने वो लगवा ली। एग्जैक्टली, वो कहीं नजर देखें, अवाम ने 2024 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को दिए, इसलिए दिए कि वो हमारी नुमाइंदगी करे, लोगों के मसाइल को उजागर करे। सवाए एक, ठीक है इमरान खान की रिहाई एक बड़ा मसला है, उसके ऊपर वो बात करते हैं, लेकिन पब्लिक इश्यूज भी तो कहीं पे हैं। इस हुकूमत ने इस अवाम का जीना मुहाल कर दिया है, लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ, पेट्रोलियम मसनूआत का बोझ, हर तरह का बोझ, लोग बेरोजगार हो गए, तबाह हो गए, किसान का क्या हाल है, इंडस्ट्री का क्या हाल है। लेकिन उनके मसाइल के ऊपर आपने देखा कभी किसान इत्तेहाद के साथ बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? कभी आपने जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर कोई एहतजाज किया हो? चले आप इमरान खान की रिहाई के ऊपर एहतजाज की इजाजत नहीं है, आप पेट्रोलियम प्राइसेस आप प्रेशर डालें हुकूमत के ऊपर, हुकूमत को तो कोई मसला नहीं है, हुकूमत को तो किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। वो जिस तरह उन्होंने 100 रुपए बढ़ा दिए थे, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी वो 55 रुपए उन्होंने पिछले एक हफ्ते में बढ़ा दिए, किसी को कोई फर्क पड़ा है? आपने देखा है 2 दिन में पिछले सोशल मीडिया के ऊपर किसी लीडर ने कोई इसके ऊपर तनकीद की और रस्मी बयान ही जारी कर देते कि यार ये हुकूमत ज्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है इस हुकूमत के, इस अवाम के साथ। हमें तो वो भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, वो आप वो कहते हैं ना कि मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। वो जो लूट रहा है वो तो अपनी मर्जी से, उससे तो अपनी हुकूमत चलानी है, लेकिन जिन्होंने अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, या जिनको अवाम ने वोट दिया है उनके मुताबिक कि हम 180 सीटें जीत गए थे, बाद में आपसे सीटें ले भी ली, तो कम से कम जिन लोगों ने वोट दिया है उनकी मफादात का तो तहफ़्फ़ुज़ करें। वो हमें कहीं नजर नहीं आता। गिलज़ई साहब लग ऐसे रहे जैसे अपने इश्यूज हैं, अवाम खुद निकले, वो ये कह रहे हैं इस वक्त। जिस तरह इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, ये पीटीआई उस पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए आई हुई है और हुकूमत का फ्रेंडली अपोजिशन बनकर फ्रेंडली साथ दे रही है। लग ऐसे रहे गिलज़ई साहब। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और देखें, ये पता नहीं इस हुकूमत ने उनको इंगेज किया हुआ है, कोई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि शायद कोई पसे पर्दा बातचीत, कोई पसे पर्दा बातचीत नहीं है। इस हुकूमत के ऊपर पिछला ये बजट के दौरान सख्त मौका था। हुकूमत के अपने इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेशर डाल के गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ले ली कि हम बजट में तब वोट देंगे आप हमें हुकूमत देंगे। इस मौजूदा अपोजिशन ने, जो बहुत बड़ी अपोजिशन है, कुछ 90 के करीब इनके 80-90 के करीब इनके जो है वो MNAs हैं, सेनेट में इनकी नुमाइंदगी है, पंजाब असम्बली में नुमाइंदगी है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, लेकिन इतने बड़े स्टेक होल्डर होने के बावजूद वो अपने लिए कुछ नहीं हासिल कर सकी। वो अपने लीडर की रिहाई तो दूर है, अब उनका रसाई तक जो है वो नहीं हासिल कर सकी। छोड़ दे सियासत को भी, वो अवामी इशूज़ के ऊपर इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने में नाकाम रही है। और अपोजिशन, जिस तरह अपोजिशन होती है उस तरह की अपोजिशन हमें नजर नहीं आई। और बदकिस्मती है कि इसके अंदर जो अपोजिशन लीडर्स हैं, महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो बिल्कुल आतिफ भट्ट साहब ठीक कह रहे हैं कि उनकी कहीं पे हमें प्रेजेंस नजर नहीं आती, सिवाय उन अपने चैम्बर्स के बाहर लगी उनकी नाम ही तस्वीरों के। काफी है, सुनाम ही काफी है। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अली इमरान साहब, सर हम सब यहाँ पे बैठ कर रहे सर कुछ तो कर लेते, लेकिन अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो सर अभी सवाल का जवाब भी सही से सर दे दें। बानी पीटीआई इमरान खान की कैद के 3 साल मुकम्मल होने पर 5 अगस्त को अलीमा खान अडियाला जेल के बाद मुजाहरे की हामी हैं, जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो बैरिस्टर गौहर साहब और दीगर जो सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, वो कह रहे हैं कि मुतबादिल या अलामती एहतजाज जो है वो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बस एक ही दिन करके आप लोग चुप हो जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दोनों जो भाई हैं गिलज़ई साहब और आतिफ भट्ट साहब ने जो बातें की है,
मैंने सारी बातें सुनी है। आकाशा देखें, शायद टीवी पर बैठ के ये बातें करना बड़ी आसान होती हैं, और लेकिन हमने जो भुगता है ग्राउंड के अंदर, और मैं 9 मई के बाद से आपको पता है कि खान साहब के केसेस देखने, और मेरी खान साहब से 50 से 60 जेल के अंदर की मुलाकातें, और मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इल्म भी है। आकाशा, इस वक्त भी 12 से 14 हज़ार लोग अंदर हैं, और आतिफ भट्ट साहब इस बात के गवाह हैं कि आज जिन लोगों को 190 साल सजा, यास्मीन राशिद साहबा को, और उसके बाद एजाज चौधरी साहब को, और उमर सरफराज चीमा साहब को, शाहमूद कुरैशी साहब को, आलिया हमजा को जिस तरह उनके घरों में घुसकर बच्चों के सामने उठाकर घसीट कर बाहर निकाला गया, क्या आप लोग ये चाहते हैं हम बार बार पाकिस्तान की जो आवाम हमारे साथ निकलती है उनके साथ ये सलूक होता देखे? हमने ये देखा कि लोगों के घरों में, हमारे कारकुनों के घरों में घुसे, हमारी बच्चियों के सरों से उनके दुपट्टे खींचे गए, घर तोड़ दिए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी करना है, या बाकी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है वो भी साथ खड़े होंगे? मुझे ये बताएं कि हमारे हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब आप बानी पीटीआई की बात करते हैं, मुलाकात की बात करते हैं, तो तब आपके साथ ये मसाइल होते हैं सर। कुछ पब्लिक इश्यूज के हवाले से भी तो आगे आए ना, वो भी अपोजिशन का काम है। अब हम पब्लिक, अच्छा अब हम पब्लिक इश्यूज की तरफ आ जाते हैं। देखिए, हमने कब बात की, आज भी अगर ट्विटर, और देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमारी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारा कोई भी ऐसा मेजर इशू जिसमें हम इकोनॉमी पे बात करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे बात करना चाहते हैं, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया उसको चलाने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप सोशल मीडिया पे जाकर देखें तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम बड़े जो फर्स्ट ईयर के लोग हैं उनके बयान भी नजर आएंगे, वो कंडेम करते हुए भी नजर आएंगे, वो आपको नजर आएंगे कि पाकिस्तान की आवाम के साथ कैसे खड़े हैं। अब जैसे रिजवान साहब ने बात की है, देखिए ये हार्ड स्टेट है, और हार्ड स्टेट के अंदर आपको बात करने की इजाजत नहीं होती। हमने बहुत बात कर ली, हमने बहुत कोशिश कर ली, और मजीद करेंगे। और 5 अगस्त पे ये कोई मुसद्दका खबर नहीं है जो आपने बताई कि अलीमा खान अडयाला के बाहर आना चाहती है, जबकि बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जो बात होगी वो कंसेंसस के साथ होगी। हमारा एहतजाज इंशाल्लाह अब शुरू होगा, हम इसको पाया तकमील तक अब पहुंचाएंगे। देखिए, इस मुल्क में जितनी ज्यादती होनी थी वो हो चुकी। मैं एक बार बार आकाशा कहता हूं, और आप लोगों को भी वो बात करनी चाहिए, 13 करोड़ लोग पॉवर्टी लेवल से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हर साल पाकिस्तान में 80 लाख बच्चा पैदा हो रहा है, और तकरीबन 1 करोड़ के से ज्यादा बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की आज जो ये इशराफिया है, आकाशा मैं ये बार बार कहता हूं कि ये इशराफिया खुद कुछ नहीं कर रही, इसके साथ स्टैब्लिशमेंट की पूरी कोलैबोरेशन है। अगर स्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि इस मुल्क को बचाना है, देखिए आज जो सऊदी अरब में 6.8 बिलियन डॉलर का तेल लेने आप गए, लेकिन अभी तक आपको वहां से कोई जवाब नहीं मिला। और पिछले साल भी सऊदी अरब से आपने 8 बिलियन डॉलर का तेल मांगा, उन्होंने आपको ना कर दी। आज अमेरिका में जब आप 10 बिलियन डॉलर इस्तेकाम फंड लेने के लिए गए हैं, तो क्या आपको अमेरिका ये पैसे फ्री में देगा? इसके बदले आपको जो करना पड़ेगा वो आप अगर सुनेगी या सोचेगी तो आपके पांव के नीचे से जमीन निकलेगी। अमेरिकन अगर आपको 10 बिलियन डॉलर अकाउंट में रखने के लिए देंगे तो उनका पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप इसराइल को तस्लीम करें, इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर साइन करें, और उसके बाद उनकी बाकी जो शराइत होगी। इस वक्त अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। अगर 10 बिलियन डॉलर आप लेकर आएंगे तो क्या फिर आपको ईरान से नहीं लड़ना पड़ेगा, या ईरान के खिलाफ सख्त स्टांस नहीं लेना पड़ेगा? और इस वक्त आपकी जो अफवाज पाकिस्तान है वो भी शदीद दबाव के अंदर है। देखिए, आपने देखा कि सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स के ऊपर 2 ऑयल टैंकर्स को हौसियों ने निशाना बनाया जो आग की नजर हो गए। सर वो एक अलग डिबेट है, मैं अपने टॉपिक पे रहना चाह रही हूँ अली इमरान साहब। सर आपने तो यही है, अगर आप एक टॉपिक को आकाशा नहीं सर, आपने इस वक्त कहा है ना कि आपने जो बात की अलीमा खान जो है अडयाला के बाहर मुजाहरे की हामी है, जबकि बैरिस्टर गौहर जो है वो इनकारी है। सो सर कल मरियम भट्टो साहिबा जो है, बुशरा बीबी की जो बहन है, वो हमारे शो में आई थी और उन्होंने ये बात कही है इस तरीके से। सो हमने इसलिए आपसे इस सवाल पूछ लिया, लेकिन फिर बता देना कि फिर आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? कुछ बड़ा होने जा रहा है, एक मुल्क गिर एहतजाज की तरफ पीटीआई जा रही है? जी बिल्कुल आकाशा, जो इस वक्त पार्टी के अंदर जो डिबेट हो रही है, चले मैं आपको उसका थोड़ा सा अहवाल बता ही देता हूं। जो इस वक्त पार्टी के अंदर डिबेट है वो डिबेट ये है कि अब हमने सिर्फ 5 अगस्त को खान साहब की रिहाई के लिए नहीं एहतजाज करना, बल्कि हमने एक मोमेंटम बनाना है ताकि हम एक मुस्तकिल तौर पर एहतजाज के अंदर जाए। कम वक्त में अब जो भी होगा, देखिए पहले हम कौन सा सुकून में है, पहले भी मैं एक कानून का तालिब इल्म हूँ, पहले भी हमारी प्रैक्टिस तबाह हो गई। हमारे जितने भी मेंबरान असेंबलीज हैं, 300-350 के करीब हमारे मेंबरान असेंबली बनते हैं, सूबाई और कौमी और सेनेट के जो मेंबर्स हैं मिला के। लोगों के बिजनेसेस तबाह हो गए। हमारी जो टॉप टियर थी, हमारे जो हलकों के अंदर प्रोमिनेंट लोग थे, सारों के बिजनेसेस, कारोबार, और ना सिर्फ हमारे बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो एक माशी ढांचा था वो तबाही के दाने पर खड़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी की सोच बिल्कुल ठीक है, जिसके ऊपर डिबेट है कि अब
हमें मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान की आवाम के लिए निकलना पड़ेगा और उन लोगों के लिए निकलना पड़ेगा जो लोग हमारे वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। लेकिन रिजवान साहब की बात फिर मेरे चले फाइनली सर वोटर सपोर्टर का फिक्र हुई आपको थोड़ी सी, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। इस वक्त सरदार फैजान आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर जो खबरें इस वक्त हैं पेशावर में कहा जा रहा है कि पेशावर स्टेडियम में एक जलसा जो है 5 अगस्त को किया जाएगा, क्या ऐसी खबरें या मुल्क गिर एहतजाज की तरफ पीटीआई जो है 5 अगस्त को जाना चाह रही है? बहुत शुक्रिया मिस्टर काशा। देखें, अली इमरान साहब ने जैसा कि कहा कि आपने उनसे सवाल किया था कि अपोजिशन क्या कर रही है, और अपोजिशन में मैं आपके पॉइंट की तरफ भी आता हूँ कि अपोजिशन इस वक्त कर रही क्या है। मुल्क में महंगाई हो रही है, पेट्रोल की कीमतें रोजाना ज्यादा हो रही हैं और तहरीक इंसाफ खामोश है। तहरीक इंसाफ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑन एयर नहीं की जाती, और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपका सवाल था कि बैरिस्टर गोहर शफी जान साहब ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सीएम हाउस में, और मेन स्ट्रीम मीडिया में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑन एयर नहीं की जाती। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मतलब वो मुल्क या कौम के खिलाफ जो है वो कोई बात नहीं कर रहे थे, बल्कि अपना एक पॉइंट जो अपने एहतजाज की काल थी वो एक ऐलान कर रहे थे कि जिस तरीके से 2023 के बाद तोशा खाना केस में सजा के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी हुई और 3 साल जो है उनको 5 अगस्त में मुकम्मल हो जाएंगे, और 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर में इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में एक जलसा करेगी और उसी जलसे में आइंदा का लाए अमल भी देगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने सिंपल सी की थी जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलाई गई। अब देखें, पेशावर में ये जलसा होने जा रहा है और पेशावर का चुनाव इसी वजह से किया गया क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर इस्लामाबाद की जानिब जाती है तो वो फिर आइंदा का लाएअमल जो है हो सकता है कि यही सूबों में पहले खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज किया जाए और उसके बाद कहीं जाके एस्टेब्लिशमेंट पे, हुकूमत पे कोई प्रेशर डेवलप किया जाए और उसके बाद जब ऐलान हो कि इस्लामाबाद हम आ रहे हैं तो फिर जाके हुकूमत हो सकता है इनके साथ डील के लिए बैठे, क्योंकि अभी जो है हुकूमत ने इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ना कोई डील हो रही है, बस सिर्फ बातचीत हो रही है। और बातचीत में भी फैजान साहब क्या इनसे हो पाएगा? सर एक बहुत बड़ा सवाल, क्या इनसे हो पाएगा? क्योंकि इससे पहले भी पीटीआई बहुत मर्तबा सारे एहतजाज की कॉल्स दे चुकी है। देखें, पीटीआई की जो लीडरशिप है, इससे पहले जो अक्टूबर में अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रोटेस्ट किया था, फिर वो 24 या 26 नवंबर का जो प्रोटेस्ट था उसमें काफी ज्यादा तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं वो अभी भी जेलों में कैद हैं, काफी ज्यादा मुकदमात उन पे बनाए गए। तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये भी सोचती है कि अगर हम दोबारा इस्लामाबाद की जानिब जाते हैं और हमारे साथ यूथ निकलती है, हमारे साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकलते हैं, फिर उनको एक मुश्किल में हम डालेंगे, तो उसके लिए पहले से तमाम चीजें जो हैं वो प्लान की जाएं। इस तरीके से नहीं कि एक जज्बाती किस्म का फैसला जो है वो इस टाइम पे कर लिया जाए और इस्लामाबाद की जानिब जो है वो लोगों को निकाला जाए और फिर तहरीक इंसाफ के लोगों को एक मुश्किल में डाल दिया जाए। अभी तक तब से लेके मतलब ये 2000 अली अमीन साहब को 1 साल से ज्यादा हो गया है कि उन्होंने ये प्रोटेस्ट मुकम्मल किया था 26 नवंबर, और अभी जो है वो जुलाई का महीना चल रहा है, तकरीबन 1 साल होने लगा है। नहीं 2 साल अली अमीन साहब ने जो प्रोटेस्ट किया था और अभी तक वो जवान जो है 26 नवंबर 2024 है, और हाँ जी 2024 में हुआ था, तो 1 साल से ज्यादा हो गया 2 साल से 2 साल हो गए। उसके बाद इसी वजह से तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज की तरफ नहीं जा रही, क्योंकि उनकी लीडरशिप में अपने लिए कोई इतना ज्यादा खौफ नहीं होगा, लेकिन अपने कारकुनान के लिए और यूथ के लिए जो है उनके दिलों में खौफ जरूर पाया जाता है। मेरी खुद मतलब मौजूदा जो क़यादत है पीटीआई की वो अवाम का सर ज्यादा ख्याल कर रही है बनिस्बत अपने। चले, बहुत शुक्रिया सर, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है और बहुत शुक्रिया। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद थे, आतिफ भट्ट साहब, रिजवान गलज़ई साहब, सरदार फैजान, नईम काज़मी और डॉक्टर अली इमरान। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशो यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।